अच्छा, गुड इवनिंग फिर से सबको एक बार। अच्छा, आज ना लास्ट क्लास का कुछ ड्यू पार्ट बाकी था, जैसे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर याद है सबको? याद आ रहा है क्या आप लोगों को? मतलब उसमें क्या हुआ था कि जब जो इन्वेस्टमेंट हमें इनफ्लो हो रहा था, जो अमाउंट ऑफ इनफ्लो हमें हमारे पास आ रहा था, उसके बाद वो इनफ्लो जो अमाउंट आ रहा है उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट का रेट जरूरी नहीं कि हमेशा केसी हो, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, री इन्वेस्टमेंट रेट अलग भी हो सकता है। तो उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया था, एनपीवी को सॉल्व किया था। याद है ना कल का क्लास? थोड़ा सा। हाँ, मौसमी, प्रीतम, प्रिया। हाँ सर। ओके, तो सिमिलर प्रोसेस में शंकर जी आज क्या करेंगे वो। गुड इवनिंग दादा। यस रोशनी, तो कहाँ था इतना देर तक? ওটা ফোন এসেছিল। ओ अच्छा, उसी के बेसिस पे करना है। मॉडिफाइड आईआरआर उसमें चल रहा था, मॉडिफाइड एनपीवी तो हो गया था, बस मॉडिफाइड आईआरआर को सॉल्व करना बाकी था। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, सेम क्वेश्चंस पे जो मॉडिफाइड आईआरआर था उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद और भी कुछ टेक्निक्स है उसके बाद और भी कुछ टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग में, फिर उस पे जाएंगे। ओके शंकर जी? हाँ ओके। ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको? स्क्रीन शेयर्ड है ना? হ্যাঁ हाँ দাদা। हो रहा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको कल का क्वेश्चन एक बार फिर से गो थ्रू कराऊं, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। जस्ट एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू कराता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर का मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि एनपीवी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट केसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट में उसको री इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, नेट कैश फ्लो 500 लाख मान के, और इनफ्लो मतलब ये आउटफ्लो है, और इनफ्लो 300 लाख, 400 लाख, 300 लाख, तीन साल का प्रोजेक्ट था। केसी कितना माना था हम लोगों ने? 22% का। और फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस में पूछा था कि एनपीवी कैलकुलेट कीजिए नॉर्मल वे में। तो हम लोगों ने एज पर क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग गए। तो नॉर्मल वे में पहले हम लोग मेथड 1 यूज किए, विदाउट शोइंग री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किए, सिंपल 3 साल का प्रोजेक्ट था, नेट कैश फ्लो 300, 400, 300 जो हमारा प्रोजेक्ट में इनफ्लो आ रहा है, ये आउटफ्लो है, 3 साल में ये इनफ्लो है। फिर इसको हम लोग डिस्काउंट किए 22% रेट में। क्यों? बिकॉज 22% मुझे मार्केट में देना ही पड़ेगा, मतलब ये रिटर्न मुझे देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ना 22% का, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये तो मुझे मार्केट को वापस करना ही पड़ेगा। ये मेरे लिए एक तरह का महंगाई है। अगर मैं ये महंगाई को बीट कर पाऊँ कम से कम, तो जाके मैं एक्चुअली मार्केट में टिक पाऊंगा। तो ये डिस्काउंट फैक्टर जो केसी है, ये केसी को यूज करके हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, कम से कम केसी का वैल्यू। जरूरी नहीं कि ऑलवेज केसी हो, अगर अलग से कोई रेट दे दिया तो वो यूज करेंगे, बट कुछ ना बोले तो केसी। अच्छा, तो फिर पॉइंट इस तरह से फैक्टर को भी आइडेंटिफाई कर लिए, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर वहां से हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस किया था, और पता चला था कि आज के डेट में जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कुछ ऐसा है। जो प्रोजेक्ट में 3 साल के रेट में 22% रेट में 300 लाख, 400 लाख, 300 लाख मेरा 3 साल बाद आएगा बोल रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू आज के डेट में खड़े होकर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू 179.85 लाख विदाउट री इन्वेस्टमेंट टेक्निक। मेथड 2, सोइंग द री इन्वेस्टमेंट टेक्निक। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? री इन्वेस्टमेंट टेक्निक को यूज कर रहे हैं। जब री इन्वेस्टमेंट टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो 500 लाख, 500 लाख हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, फिर फर्स्ट ईयर मेरा 300 लाख, सेकंड ईयर मेरा 400 लाख का रिटर्न आया, फिर थर्ड ईयर मेरा 300 लाख का इनफ्लो हुआ। केसी मेरा 22% ही है, बट इस बार री इन्वेस्टमेंट रेट भी केसी ही मानेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि जो 300 लाख मेरा वापस आया उसको मैं री इन्वेस्ट करता हूँ,
400 लाख जो मेरा रिटर्न आया उसको भी वो मतलब री इन्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसा करने से देखा जा रहा है कि इसको अगर 22% रेट में री इन्वेस्ट किया जाए तो 400 का वैल्यूएशन 2 साल मार्केट में रह के, 1 साल मार्केट में रह के 300 लाख का तो मार्केट में वो एंड में मिलेगा, उसको मार्केट में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। 300 लाख का मार्केट में मतलब अपना गेन करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर अल्टीमेटली 400 लाख 1 ईयर के लिए मार्केट में चल रहा है जिस पे रिटर्न मिल रहा है, और 300 लाख जो है ये 2 साल मार्केट में हो रहा है। तो फिर इसका क्या वैल्यूएशन होगा अगर 22% के हिसाब से री इन्वेस्ट किया जाए तो हिसाब बता रहा है कि करीब 1234.52 का हिसाब आ रहा है। इस 1234.52 को अगर हम लोग 1.22 के हिसाब से 3 साल के बेसिस में डिवाइड करें तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ ऐसा होता है, जो 1234 हमें 3 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यूएशन कितना 679.86। इसको 500 से माइनस कर देंगे तो 179.86। सिमिलर आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 179 जो हमारा नॉर्मल एनपीवी आया था 179.85 और ये सिमिलरली 179.86, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। तो सेम ही आंसर आया क्योंकि मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट सेम था, तो इससे हम लोग प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन जब हम लोग दिस गोज टू शो दैट एनपीवी इज बेस्ड ऑन द assumption that the intermediate cash flows are reinvested at KC, but it's so in this assumptions, if this assumptions not satisfied there is a separate reinvestment rate। हो सकता है कि मेरा रीइन्वेस्टमेंट रेट अलग हो, केसी ना हो, तो इन दैट केस मेरा रीइन्वेस्टमेंट रेट अगर 17% हो इज अ गिवन, वी कैलकुलेट मॉडिफाइड एनपीवी, तब हमें मॉडिफाइड एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इन दैट केस 500 लाख का इन्वेस्टमेंट था, सिमिलर वे में 400 लाख एंड 300 लाख को 17% रेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 300 लाख का तो कोई होगा नहीं, तो 300 लाख का तो ऐसे ही रहेगा। इसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता चल रहा है कि ये 400 लाख का 468 हो रहा है और 300 का 410.67 हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये तीनों अमाउंट को जब प्लस करेंगे दैट इज 300 प्लस 468 प्लस 410.67, इन तीनों को ऐड करके हमें कितना अमाउंट मिला 1178.67। दिस इज माय री इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग इंटरमीडिएट कैश फ्लो को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको कंपाउंड कर रहे हैं 17% रेट में, बिकॉज हम लोगों के पास अलग से री इन्वेस्टमेंट रेट मिला, दैट्स वाई। तो 1178.67। लेकिन ये भी मेरा कॉन्सेप्ट समझ में क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो मुझे पता है कि केसी मेरा 22% है, तो इस केसी रेट में नॉट री इन्वेस्टमेंट रेट पे 1178.67 तो मुझे 3 साल बाद मिलेगा। दिस इज 3 ईयर लैटर वैल्यू। इसको अगर आज के डेट में कन्वर्ट करना है तो मेरा वैल्यूएशन कुछ ऐसा आ रहा है 649.10, 22% में डिस्काउंट कर दिए। तो ये तो आप लोगों को पता है कि कैसे डिस्काउंट होता है 649.10, है ना। जस्ट डिस्काउंट प्रोसेस फॉलो करेंगे 3 साल के बेसिस में तो ऑटोमेटिकली 1178 22% रेट में 649.10 में आ जाएगा। यहां से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 को तो हमें पता चलेगा 149.10, जो एक्चुअली हमारा मॉडिफाइड एनपीवी बन रहा है। तो मॉडिफाइड एनपीवी और नॉर्मल एनपीवी पे फर्क हो रहा है कुछ अमाउंट का, वो 170.86 था, ये 149.10 हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा और प्रॉपर माना जाता है बिकॉज इसमें री इन्वेस्टमेंट स्किल्स को यूज किया जा रहा है। दोनों मेथड ही पॉपुलर है, तो ये एज पर द प्रोजेक्ट, ये एज पर द प्रोजेक्ट। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना है, सेम कॉन्सेप्ट को। तो ये प्रोजेक्ट तो लेना था बिकॉज प्रोजेक्ट में पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है, 149 हो या 179 दोनों केस में मेरा प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन पॉजिटिव है। और अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होना चाहिए, अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो हुआ है। लेकिन मॉडिफाइड आईआरआर का खेल बाकी था, मॉडिफाइड आईआरआर का खेल बाकी था। देखिए मॉडिफाइड आईआरआर कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, देखिएगा, लिखिए थोड़ा सा। IRR is based on the assumption that the intermediate, IRR का मतलब modified IRR का कॉन्सेप्ट क्या है, IRR is based on the assumption that the intermediate cash flows are reinvested by IRR। ओके, इसको रीइन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, IRR से ही करेंगे। मतलब एक्चुअली IRR क्या होता है, अनरिकवर्ड वैल्यू जो मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू का रिटर्न
अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट जो मेरा अमाउंट मार्केट में पड़ा हुआ है, जो अनरिकवर्ड है, उसका रिटर्न कोई बोलते हैं आईआरआर। तो अगर हम लोग री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आईआरआर पे ही करेंगे, ठीक है, जो वैल्यूएशंस में मेरा रिटर्न आना चाहिए। तो आईआरआर इज द बेस्ड ऑन द assumption that the intermediate cash flows are reinvested by IRR. So if this situation, इसको सिचुएशन ना करके ना assumption करिए, if this assumption is not satisfied, if this assumption is not satisfied, that is separate reinvestment rate, is given. Separate reinvestment rate is given. We have to calculate modified IRR. तो ये modified IRR हमारे क्वेश्चंस पे इजीली निकल जाएगा। इन दी प्रीवियस सम, मतलब एनपीवी का सम्स में MIRR is given by, but the modified IRR is given by outflow equals to inflow. That means outflow कितने का था? हाँ, आउटफ्लो कितने का था? 500 लाख का था ना। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस को तो करना है। 500 लाख, 300, 400, 300, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोजेक्ट तो वही है, बस एक में आया एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे में आईआरआर के केस में कैलकुलेट देख रहे हैं। 500 का इनफ्लो हो रहा है, सॉरी हाँ 500 का आउटफ्लो हो रहा है और बदले में इनफ्लो में कितना आया था, वो बेसिकली मॉडिफाइड करने के टाइम पे जो री इन्वेस्टमेंट करके 17% के रेट में 1178.67, थैंक यू। री इन्वेस्टमेंट 17% के रेट में करके हमारा 1178.67 आया था। अगर इसी रेट को हम लोग 1 + r⁻³ करें, क्या करेंगे? 1 + r⁻³ बेसिकली 3 साल में ये r ढूंढना है ना बेसिकली यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर ट्रायल एंड एरर करेंगे कि r को सॉल्व हो जाएगा? यहाँ ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है कि r सॉल्व हो जाएगा। यहाँ r सॉल्व हो जाएगा, क्यों? बिकॉज हमारे पास तो अमाउंट गिवन है ना, तो इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच कराना है। तो बेसिकली यहाँ सब पता है मुझे कि 500 का इन्वेस्टमेंट था, 1178 3 साल बाद मिल रहा है, तो इसलिए हमें पता है कि जो 1178 मुझे 3 साल बाद मिल रहा है, बिकॉज री इन्वेस्टमेंट रेट था अलग से, तो इसीलिए हम लोग बस यहाँ से r को आइडेंटिफाई करेंगे। ये मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट में बन सकता है। तो 1 + r³ इसको सॉल्व कीजिए ना। 1 + r³ इक्वल्स टू 1178.67 डिवाइडेड बाई 500। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर यहाँ से r को बाहर निकाल दे तो क्या होता है? अगर यहाँ से r को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसको डिवाइड कीजिए, मतलब बेसिकली 1178.67 डिवाइडेड बाई 500 कितना होगा? 357 कितना? 357 या 3573? 734। हाँ ठीक है, 73 तक, 4 घर लेने से ठीक रहेगा। 2.3573, ठीक है, होल टू दी पावर 1/3। ये आपका इंडिसेस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये इंडिसेस का फॉर्मूला है मैथ्स का, कि अगर पावर इक्वल की इधर आता है तो इधर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली मैथ्स में सिखाया जाता है, अलजेब्रा है, कि अगर पावर ट्रांसफर हो जाए तो 1/, हो जाएगा पावर में, मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। -1, ये 1 भी तो है ना इधर, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो -1। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, वी कैनॉट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज ना कर पाए तो 1/3 को सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ सर,
1/3 सॉल्व करने का कोई बेहतर तरीका है किसी के पास? विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर करना है। ये अगर हाफ होता तो रूट ओवर यूज कर लेता, 1/4 होता तो रूट ओवर यूज कर लेते, 1/16 होता तो भी कर लेते, 1/32 होता, मतलब टू दी रूट ओवर का कुछ भी मिले तो कर सकते थे। लेकिन ये डर्टी पावर है ना? दिस इज कॉल्ड डर्टी पावर। ये टाइम वैल्यू ऑफ क्लास जो लोगों ने किया था उस टाइम पे मैंने डर्टी पावर सॉल्व करना सिखाया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। जिन लोगों ने नहीं किया मैं उन लोगों का क्लास अलॉट करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो उसमें आप सीख जाओगे। बट एग्जैक्टली मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब भी आपके पावर में डर्टी कुछ आ जाए, मतलब जिसको साइंटिफिक अलाउड नहीं है सर, तभी मैं बोल रहा हूँ। आप कॉमर्स के हो, आपको साइंटिफिक अलाउड नहीं है, इसलिए आपको एक सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ। डर्टी पावर, हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर। ठीक है, तो डर्टी पावर को सॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा फाइनेंशियल टेक्निक है, मतलब बेसिकली मैथमेटिकल टेक्निक है। 12 टाइम्स रूट, 12 टाइम्स रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, देन क्या करना पड़ता है रोशनी, याद है क्या? -1, -1 फिर +1 इंटू -1 1/3 नहीं, -1 के बाद +1 नहीं शंकर जी, -1 के इंटू बाद 1/3 डिवाइडेड बाई पावर, डिवाइडेड बाई पावर, डिवाइड है बाय ना, 1/3। डिवाइडेड बाई पावर, तो डिवाइडेड बाई 1/3 हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। फिर +1 एंड आफ्टर दैट into is equal to 12 times. इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, ऐसे चलता जाएगा कितना बार? 12 टाइम्स। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, एक बार दादा हाँ बोलो। পাওয়ারটাকে ইনটু করে না? नहीं, हाँ, पावर, हम्म, पावर अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाई 1/3 करोगे, अगर इंटू करोगे तो सिर्फ 3 करोगे। আচ্ছা, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 3 और इंटू करोगे तो 1/3। ठीक है, दोनों हो सकता है। কিন্তু আমার কাছে ইনটুই লেখা ছিল। इंटू की लिखा है ইনটু ওই 3/4। हाँ, तब इंटू होले, अगर इसको इंटू करोगे तो पावर से इंटू करोगे 1/3 करोगे। ठीक है, मेन बात सेम ही है, अगर इंटू करोगे तो 1/3, डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3, बात एक ही बनेगा। करके देखो, करके देखो, इसको सॉल्व करो। 12 टाइम्स मतलब हमारे पावर में 1/3 है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो जो अमाउंट है, अमाउंट क्या है 2.3573। एक बार मेरे साथ साथ कीजिए, तो फिर जिन लोगों को ऐसा लग रहा है तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट कैलकुलेटर में जाइए, कैलसी कहाँ गया, यस, क्या अमाउंट है 2.3573 ना, 2.3573, ये कैलकुलेटर में दे दिया। अब क्या करना है, रूट, रूट दिखा ना सबको, इसको 12 टाइम्स करना, प्रियतमा, ऋषभ, प्रीतम, सबको बोल रहा हूँ, 12 बार प्रॉपर काउंट करना, एक बार, दुई, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो अमाउंट आया इससे क्या कर देंगे, -1, ठीक है, -1, -1 क्या आ गया रे बाबा, अच्छा ठीक है, -1 करने के बाद आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 से करोगे, और इंटू करोगे तो 1/3 से करोगे। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर दिया, तो हाँ बोलो। বলছি 1.33090। हाँ, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, माइनस, मैं डिवाइड बाई किया, डिवाइडेड बाई, एक बार स्टार्टिंग से बताओ ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं फिर से बताऊंगा। डिवाइडेड बाई 3 +1 करना,
क्या मेरा गलत आ गया? +1 करना, फिर इंटू इक्वल्स टू 12 बार, ठीक है। जो आया इसको इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स करना है। इंटू इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, ठीक है। ये अमाउंट आया ना रे 1.33090। है दादा। हाँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, वेट करो, मैं फिर से शो करूंगा प्रॉपरली। जो मैंने लिखा है अगर उसको फॉलो करोगे ना हो जाएगा। तो ये जो 1.33090 ये जो अमाउंट आपका आया, 09 तक रखो, 0 को छोड़ दो, ठीक है। 4 टाइम्स लेने से ही ठीक रहेगा। अच्छा, इससे माइनस कर दो 1 को, बिकॉज ये जो अमाउंट है ये निकल गया -1, ये अमाउंट आ गया ना 1.3309 -1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3309, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ये पॉइंट में आया, इसको इंटू 100 कर दो तो आपको क्या मिलेगा 33.09%, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार शो कर रहा हूँ ये रूल, ठीक है। इस पावर को सॉल्व करना है 2.3573 को। प्रियतमा, वंस अगेन फॉर यू, देखो मैं पूरा डिलीट करता हूँ, नॉट ओनली फॉर प्रियतमा, जो लोगों ने नहीं समझा मैं उनके लिए फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मैंने लिखा के रखा, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको रूल्स को राइट डाउन करके रखा। 12 टाइम्स स्क्वायर रूट -1, इंटू करोगे तो 1/3, डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3, ठीक है, डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3, एक ही मतलब है, +1, फिर इंटू इक्वल्स टू 12 बार, मतलब एक इंटू इक्वल्स टू 1 बार काउंट, फिर इंटू इक्वल्स टू 2 काउंट, फिर इंटू इक्वल्स टू 3 काउंट, ऐसा करके 12 काउंट करना है, ठीक है। ये एक सर, बोलो सर। मेरा तो स्क्रीन रुक गया, स्क्रीन रुक गया। किन रुक गया? क्या सबको प्रॉब्लम है? स्क्रीन का इशू सबको है क्या? ना दादा। प्रियतमा देखो, ठीक है, अभी हुआ है? अभी है क्या? ठीक है। हाँ सर, हो गया है। 2.3573, ठीक है, मैं फिर से किया 2.3573, ये था। रूट करो, कितना बार रूट करेंगे प्रियतमा, बोलो बोलो सर, कितना बार रूट करेंगे प्रीतम? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स, एक बार हो गया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। जो अमाउंट आएगा क्या कर देंगे -1, ओके, इक्वल्स करेंगे। जो अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाई 3 करेंगे या इंटू 1/3 करेंगे। मैं डिवाइड किया तो सिर्फ 3 करूंगा, इंटू करेंगे तो 1/3 करेंगे, ठीक है, इक्वल कर दो। फिर जो अमाउंट आएगा इसको क्या करेंगे सर, +1 कर देंगे ना, +1। जो अमाउंट आएगा इसको क्या करेंगे, इंटू इक्वल्स टू 12 बार, इंटू इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार। आया? अमाउंट आपके सामने है सर, 1.33090 या 3309। बोलो सर, समझ में आया? ये प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा। डर्टी पावर का सॉल्व करने का तरीका विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या है सर, टू दी पावर बस एक बार दबाने से हो जाएगा, लेकिन ये कॉमर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर का अगर यूज नहीं हो पाता है तो हम लोग ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं डर्टी पावर को सॉल्व करने के लिए। अगर रूट ओवर का कुछ है, स्क्वायर रूट का कुछ है, लाइक हाफ का वैल्यू है, 1/4 का वैल्यू है, 1/16 का वैल्यू है, देन इट इज इजीली कैलकुलेटेड, बिकॉज वहां पर हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट को यूज करके ही यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है सर, स्क्वायर रूट का हाफ वैल्यू होता है, स्क्वायर रूट का अगर 1/4 हो जाए तो 2 स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस तरह से सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर डर्टी पावर जैसे 1/3, 1/7, 1/5
ऐसा कुछ हो जाए ना, तो उसको सॉल्व करने का कॉमर्शियल कैलकुलेटर के थ्रू से यही एक तरीका है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आर निकल गया हम लोग का, दिस इज आर। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मॉडिफाइड एरर कैलकुलेट करने गए हम लोग, और हम लोगों को ये मिला 33.09 इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रिटर्न था। ओके, क्लियर है सबको? प्रिया, मौसुमी बोलो। हाँ सर। सर। ओके, ठीक है सर, चलो आगे बढ़ू फिर। प्रीतम, ऋषभ, आगे बढ़े सर? बस सर। सर मेरा तो फिर एक बार स्क्रीन रुक गया। अरे बाबा, आज तुम्हारा नेटवर्क इश्यूज है, आज नेटवर्क इश्यूज है तुम्हारा, इसीलिए स्क्रीन उड़ जा रहा है। इसको आज पंख लग गया और ये उड़ रहा है। ठीक है, देखो ठीक हो जाएगा बीच बीच में शायद। ठीक है, अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही, मुझे बहुत सारा क्लास देना है, आप फिर से एक बार देख लेना। अच्छा, क्योंकि ये स्क्रीन उड़ना नेटवर्क का वोलेटिलिटी में ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ट्राई कीजिएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग प्रोजेक्ट। मुझे पता है एक क्वेश्चन मैं घर में दिया था करने के लिए, ठीक है, उसको मैं बाद में डील करता हूँ। ईयर्स 0, 1, 2, 3, अगेन 3 साल का ही करते हैं ना। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो स्टार्टिंग ईयर में बिजनेस ने 200 लाख डाला, फिर बिजनेस को, अच्छा और कम कर देते हैं, 3 साल ना करके इसको 2 साल का प्रोजेक्ट बना दो। फर्स्ट ईयर में 200 इन्वेस्टमेंट किया, फिर फर्स्ट ईयर में रिटर्न आया 80 लाख का, और सेकेंड ईयर में रिटर्न आया 300 लाख का। ठीक है, अच्छा, टेकिंग री इन्वेस्टमेंट रेट, री इन्वेस्टमेंट रेट बता दिया आपको, टू बी केसी। क्या बताया? केसी को ही री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, दैट इज केसी इक्वल्स टू 15%। आपको बोल के रखा कि 15% होगा, देन आपको बस बोल रहा है कैलकुलेट करो MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक नोट लिख लो, हमेशा याद रखना, इफ री इन्वेस्टेड रेट इज नॉट गिवन, अभी ठीक है प्रियतमा? हाँ सर। ओके, इफ री इन्वेस्टमेंट रेट इज नॉट गिवन, ये क्वेश्चन लिखाया मैंने होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट स्क्रीन कर लो। 0, 1, 2, 3 NCF 280 300. Okay, if reinvestment rate is not given, if reinvestment rate is not given, then we should take KC equals to reinvestment rate. we should take KC equals to reinvestment rate. ठीक है, ये तो मैं पहले भी बोला, बस नोट के हिसाब से मैं बता दिया अभी। ठीक है, अगर केसी बोला है तो ठीक है केसी, लेकिन अगर री इन्वेस्टमेंट रेट अलग से देके रखा है तो उसको यूज करना चाहिए। सॉल्व कीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ MIRR बोला है, सिर्फ MIRR बोला है, मतलब सिर्फ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हो जाएगा ना क्वेश्चन? सर मैंने लिखा नहीं नोट, हाँ बोलो। नोट पे लिखा नहीं। अच्छा लिख लो, देखो शंकर जी, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी करेंगे या फिर बाद में? बाद में कर लेते हैं। हाँ बाद में कीजिए, बाद में कीजिए, हो जाएगा।
हो गया ना प्रियतमा नोट? हो गया? हाँ सर। ओके अच्छा 0.7 मतलब फ्रेश पॉइंट ऑब्वियसली। लास्ट पॉइंट मॉडिफाइड का 6 था तो ये 0.7 आया। हेडिंग कीजिए conflict between NPV and IRR। इन दोनों के बीच में झगड़ा है। ऐसे कल तो डिफरेंस देखे थे NPV और IRR का, तो झगड़ा को थोड़ा डिटेल्स करते हैं ना। फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट बिजनेस के बारे में सोचिए, सोचिए बिजनेस के बारे में। फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट देयर कैन नेवर बी ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर कैन नेवर बी अ कॉन्फ्लिक्ट between NPV and IRR। सिंगल प्रोजेक्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। प्रोजेक्ट अगर सिंगल है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। फॉर टू म्यूचुअली हाँ फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, इंक्लूसिव नहीं, हाँ एक्सक्लूसिव, दोनों अलग है। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट लेंगे, बिजनेस के पास दोनों मौका है लेकिन वो कोई भी एक ही चूज कर सकता है। फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स there may be conflict, there may be conflict between NPV and IRR। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वही तो करना है। क्या कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में क्रिएट हो सकता है? स्टेप 1 केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। Case of the conflict. First case, NPV and IRR are based on different reinvestment assumption। reinvestment assumptions, अगर दोनों डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट एजम्पशन से क्रिएट है तो कंफ्लिक्ट आएगा। ठीक है, एनपीवी और आईआरआर बेस्ड ऑन द डिफरेंट रीइन्वेस्टमेंट एजम्पशंस। आगे बताता हूं। एनपीवी एज्यूम, एनपीवी क्या एज्यूम करता है? रीइन्वेस्टमेंट रेट टू बी, एनपीवी एज्यूम रीइन्वेस्टमेंट रेट टू बी KC, that is cost of capital। NPV assume reinvestment rate to be KC, while KC मतलब cost of capital, while IRR assume, IRR ने क्या assume किया था? कोई मुझे बता सकता है? IRR assume reinvestment rate क्या होता है? 2 मिनट पहले ही मैंने क्वेश्चन में किया। KC नहीं, केसी तो एनपीवी यूज करता है। आईआरआर रीइन्वेस्टमेंट रेट को क्या अज्यूम करता है? हेलो, आईआरआर का एजम्पशंस क्या होता है रीइन्वेस्टमेंट रेट के लिए? हाँ आर, आर ना, आर मीन्स आईआरआर, एक्चुअली आर मीन्स आईआरआर, मतलब जो प्रोजेक्ट का छुपा हुआ रिटर्न है। आईआरआर का रीइन्वेस्टमेंट रेट
उसका आर होता है, मतलब उसका रिटर्न जो होता है। तो आईआरआर खुद ही उसका री इन्वेस्टमेंट रेट है। आईआरआर अपना खुद ही उसका री इन्वेस्टमेंट रेट है जो अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस के अंदर छुपा हुआ रहता है। तो ये केसी को अपना क्राइटेरिया मानता है और ये रिटर्न को अपना क्राइटेरिया मानता है। आर अपने आप को केसी के साथ कंपेयर करता है, एनपीवी अपने आप को केसी को यूज करके बनाता है। एनपीवी सोचता है कि केसी को यूज करके मैं अपना प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करूंगा, और आईआरआर सोचता है कि मैं अगर एनपीवी मतलब मैं अगर केसी से ज्यादा होऊंगा तो प्रोजेक्ट मैं ले लूंगा, बट मैं अगर केसी से कम रहूंगा तो मैं प्रोजेक्ट में नहीं जाऊंगा। अब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा है क्या सबको? दोनों के बीच का झगड़ा समझ में आ रहा है ना? हेलो शंकर जी, झगड़ा क्लियर है ना? नहीं, एनपीवी का तो क्लियर है। हाँ, एनपीवी शुड बी ग्रेटर देन केसी। एनपीवी आईआरआर नहीं नहीं, एनपीवी ग्रेटर देन केसी। आईआर शुड बी ग्रेटर देन आईआर शुड बी ग्रेटर देन केसी। हाँ, एनपीवी केसी को यूज करता है। शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, एनपीवी शुड बी ग्रेटर देन 0। एनपीवी हाँ, क्या करता है कि वो ग्रेटर देन 0 होने के लिए केसी को डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से यूज करता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप कॉपी चेक कीजिए, कॉपी में सब कुछ थोड़ा चेक कीजिए। एनपीवी का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ये डिस्काउंट फैक्टर क्या था, ये केसी था ना, 22%। डिस्काउंट फैक्टर केसी था। केसी था। तो एनपीवी क्या कर रहा है, एनपीवी जब अपना वैल्यूएशन करता है कि प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन वो देख रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कितना वेल्थ क्रिएट करेगा शेयर होल्डर्स के लिए, वो क्या कर रहा है, केसी को यूज कर रहा है। तो इसलिए वो केसी को अपना री इन्वेस्टमेंट रेट मानता है। लेकिन जब आप आईआरआर को देखते हो, आईआरआर कभी भी केसी को अपना री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं मान सकता। आईआरआर कभी भी केसी को अपना री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं मान सकता, बिकॉज आईआरआर खुद एक रिटर्न है। तो जो खुद एक रिटर्न है वो किसी दूसरे रेट को क्यों अपना री इन्वेस्टमेंट मानेगा? बिकॉज आईआरआर का मतलब ही क्या होता है, आईआरआर का मतलब ही होता है कि वो अनरिकवर्ड अमाउंट का छुपा हुआ रेट है। कल का अगर आपको डिफरेंस में फिर से एक बार दिखाऊं आईआरआर और एनपीवी के बीच में, हाँ, इसको देखिए, इसका डेफिनेशंस। इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ, इट इज द रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, इट इज द रिटर्न ऑन अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस इन द प्रोजेक्ट। फॉर्मूला भी दोनों का अलग है। द डिस्काउंट रेट एट विच आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, इट इज रेट एट विच एनपीवी इक्वल्स टू 0। ये वो वाला रेट को लेके चलना पसंद करता है जिसपे एनपीवी 0 हो जाए। एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा, केसी क्या करता है, आईआरआर को केसी से ज्यादा होना है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता है। केसी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आईआरआर हमेशा चाहते हैं कि मैं केसी से ज्यादा रहूं अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिक है। जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 से ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट का आईआरआर केसी से ज्यादा होगा ही होगा, मस्ट। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज मैंडेटरी कि आईआरआर भी केसी से ज्यादा होगा, होना ही होना है। बिकॉज शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट करने के लिए, जस्ट इमेजिन, शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट करने के लिए बिजनेस को रिटर्न पॉजिटिव कमाना होगा। अगर एनपीवी के एंगल से ही सोचे ना तो ये पॉजिटिव एनपीवी रहेगा तो ही जाके हम शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ दे पाएंगे। ये सुन लो, अगर बिजनेस पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा तभी ना वो शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। ये वाला बात हाँ समझ में सर। आ रहा है ना? ये तो लेकिन सिंपल फार्मूला हो गया। इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 जी, देन आईआरआर इज विल बी ग्रेटर देन केसी। मस्ट, यस। और पीआई ग्रेटर देन 1। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पहला क्लास में लिखा था, देखिए ग्रेटर चेक देन 1। करके। हाँ हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी पीआई ग्रेटर इंडेक्स, देन 1। हाँ, पीआई ग्रेटर देन 1, ये होना ही होना है। ठीक है, तो इनके बीच में क्लैश कब हो रहा है, जब प्रोजेक्ट को चूज करना है। सिंगल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। सिंगल प्रोजेक्ट देयर कैन नेवर बी ए कॉन्फ्लिक्ट, जिसको मर्जी यूज कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट है, ठीक है। बट अगर दो अलग अलग प्रोजेक्ट है तो पहला केस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एनपीवी आईआरआर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट असम्पशंस। ये री इन्वेस्टमेंट के लिए केसी को यूज करता है और ये मतलब आईआरआर री इन्वेस्ट के लिए खुद को यूज करता है, आर को यूज करता है। जैसे कि हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन को ही सॉल्व किए,
ये वाला क्वेश्चन, इसमें आर ही तो हम लोगों ने निकाल दिया ना, हम लोग यहाँ पर आर को ही निकाल दिया, मतलब आर को एक्चुअली मतलब वैल्यू को बनाया कि आर क्या है। तो ये रिटर्न एक्चुअली आईआरआर का बेस है, रिटर्न आईआरआर का बेस है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब एक दूसरा पॉइंट आता हूं, स्टेप 2 स्टेप 2 में क्या बात करेंगे, circumstances in which the conflict occurs, in which the conflict occurs. Situation 1, okay, situation 1 क्या सिचुएशन है, साइज डिस्पैरिटी। ये क्या बात हुआ, साइज डिस्पैरिटी इन द सेंस, size disparity in the sense that is project of unequal size, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, एक 500 लाख का प्रोजेक्ट है एक 50 लाख का प्रोजेक्ट है, एक 1000 करोड़ का मतलब 1 करोड़ क्या बताऊं 1000 लाख का है, एक 100 लाख का है, अनइक्वल साइज, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटी या फिर अनइक्वल साइज। अगर दोनों प्रोजेक्ट का साइज अलग है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन 1, फिर उसके बाद सिचुएशन 2 करते हैं। तो सिचुएशन 1 को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए बेहतर करते हैं कॉन्सेप्ट को और थोड़ा। ईयर्स ए प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट, ठीक है, 0 1 2 साल है, 1 साल का ही प्रोजेक्ट लेते हैं, एक 0 ईयर एक 1 ईयर। 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर बेसिकली 0 ईयर मतलब यहाँ पर ए प्रोजेक्ट में आप 200 लाख इन्वेस्ट करो और ये 500 लाख इन्वेस्ट करो, इनइक्वालिटी हो गया, कहाँ 500 लाख कहाँ 200 लाख, 2 करोड़ एक 5 करोड़। फर्स्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट आपको रिटर्न देता है करीब 300 करोड़ लाख का, और ये प्रोजेक्ट आपको रिटर्न देता है 700 लाख का, ठीक है, मतलब इनफ्लो हो रहा है, दिस इज इनफ्लो। आईआरआर कहता है इस प्रोजेक्ट का आईआरआर है 50%, इस प्रोजेक्ट का आईआरआर है 40%, ठीक है, इसका आईआरआर 50%, इसका आईआरआर 40%। एनपीवी एट केसी, एनपीवी एट केसी इक्वल्स टू 10%, एनपीवी एट केसी इक्वल्स टू 10%। निकाल पाएंगे? आईआरआर तो बस मन में बिठाया इसलिए बिकॉज अभी प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करना नहीं चाहते, बस डायरेक्टली पुट किए, ठीक है। एनपीवी एट केसी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या होगा और बी प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या होगा? प्लीज कैलकुलेट कीजिए ना, मैं देखना चाहता हूं किसका जवाब आता है। ए प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना होगा और बी प्रोजेक्ट का एनपीवी कितना होगा? मौसमी, प्रिया, रोशनी, बोलो। प्रियतमा, प्रीतम, ऋषभ, ट्राई करो ना। ए प्रोजेक्ट का एनपीवी, बी प्रोजेक्ट का एनपीवी। शंकर जी होगा? तो करते हैं उसी प्रोसेस में करना होगा ना कि सेम वो प्रोसेस में होगा। एनसीएफ फिर हाँ डिस्काउंटिंग कर देंगे 10% में, हाँ उसके बाद एग्जैक्टली। प्रेजेंट 300 वैल्यू निकाल करके उसके हाँ 300 लाख को 300 लाख को 10% रेट में डिस्काउंट कीजिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूँ, 300 डिवाइडेड बाई 1.1, एक ही तो साल है, एक ही तो ईयर है हमारे पास, है ना, और जो भी वैल्यू आएगा उसको वहां से माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कीजिए, 700 लाख को 1.1 केसी रेट से ही डिस्काउंट कीजिए, 1.1 से जो भी वैल्यू आएगा वहां से माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। सही कि गलत? 19.9 हाँ 98.9 আসছে ফার্স্ট এরটা। नहीं तो 10% रेट में
10% रेट है ना, तो क्या करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 प्लस 1 1.1, एक बार डिवाइड लगाओ या दो बार डिवाइड, जो मर्जी, एक बार इक्वल 0.9090 है ना, इसके साथ इंटू करना है 300 को, 272.72, 300 लाख का 10% रेट में आज का प्रेजेंट वैल्यू है 272.72, है ना, या 73, 272.73, तो बेसिकली ये तो आया 272.73, जो मुझे एक साल बाद 300 लाख मिलेगा, एक साल बाद 300 लाख का आज के रेट में वैल्यू है 10% रेट में, महंगाई है, इसी रेट में हमें रिटर्न कमाना होगा, इस रेट में मुझे रिटर्न कमाना होगा, महंगाई है, मतलब मार्केट से पैसा उठाने का खर्चा है बेसिकली, महंगाई मतलब मार्केट से पैसा उठाने का खर्चा है, तो उसको आज के रेट पे जब कन्वर्ट किए तो 272.73 यहाँ से माइनस की दिए 200 को, कितना आया फिर 72.73 लाख, ठीक है। सिमिलरली 136.36, वेरी गुड, 136.36, ये दोनों कैलकुलेशंस क्लियर है सबको। 700 लाख मेरा आज का मतलब एक साल बाद मिलेगा मुझे, 700 लाख मुझे एक साल बाद मिलेगा, तो 1.1 1% डालने से 1.10, बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन या डिस्काउंट रेट 10% है, डिवाइड कीजिए, एक बार इक्वल दीजिए, ये जो फैक्टर आया एक साल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या, अगर मार्केट में महंगाई 10% है तो एक साल बाद आपके पास जो 1% था ना, उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 0.90 पैसा, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर मार्केट में महंगाई 10% है या आपका कॉस्ट 10% का चल रहा है, तो जो 1% आपके हाथ में है 10% रेट में, उस 1% का वैल्यूएशन 0.90 पैसा हो जाता है, दैट मीन्स 0.91 पैसा इन सिंपल। इसको इंटू कर दीजिए 500 ना 700 के साथ, 700 के साथ जो वैल्यू आया 636.36, यहाँ से माइनस कर दीजिए 500 को, 136.36, क्लियर हुआ ना सबको, कैसे आया? प्रीतम, ऋषभ, बोलो, समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो एनपीवी निकाल लिए, एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट का हो गया, आईआरआर तो मैं अजम्पशंस कर लिया कि ए प्रोजेक्ट का 50% है, बी प्रोजेक्ट का 40% है। नाउ if these projects were not mutually exclusive, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर क्या होगा? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर क्या होगा? इंक्लूसिव होगा, तो फिर क्या करना चाहिए? बोथ शुड हैव बीन चूजन, बिकॉज दोनों प्रोजेक्ट से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं दोनों प्रोजेक्ट चूज कर लूंगा, क्या दिक्कत है? बोथ शुड हैव बीन चूजन। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो however if they are mutually exclusive, मतलब कोई भी एक लेना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट में हमें हाथ लगाना चाहिए, दोनों नहीं ले सकते। अगर दोनों प्रोजेक्ट में कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज करना है, only one they are mutually exclusive, then only one of them will be accepted, only one of them will be accepted। किसी एक को ले सकते हैं। लुक एट द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट देखिए, क्या बड़ा झगड़ा बन गया ना,
झगड़ा ये हो गया, इसका 50% है 72.73 लाख है, इसका 40% है लेकिन 136.36 लाख है। तो क्या करें, क्या करना चाहिए? ऐसे कॉन्सेप्ट में बिजनेस को क्या चूज करना चाहिए? रिटर्न देखना चाहिए या एनपीवी देखना चाहिए? आईआरआर देखना चाहिए या फिर एनपीवी चूज करना चाहिए? तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम को बिजनेस एक्चुअली कैसे सॉल्व करने का कोशिश करता है। IRR A ग्रेटर देन IRR B, है ना? A का IRR बड़ा है B से, और बट NPV B ग्रेटर देन NPV A, ये रहा हालत। The reason for the conflict, is obvious, that is NPV is biased in favor of bigger project, है ना? बिकॉज एनपीवी तो अमाउंट पे बात करता है, जिसका ज्यादा होगा उसी पे जाएगा। द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्वियस, दैट इज एनपीवी इज बायस्ड इन फेवर ऑफ बिगर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट बड़ा है वो उसमें एनपीवी ज्यादा जाने के लिए पागल होता है, इन फेवर ऑफ बिगर प्रोजेक्ट। मतलब 500 लाख का जो प्रोजेक्ट था, सिंस प्रोजेक्ट बी is of bigger size, NPV B is higher, bigger size, so NPV B is higher। मतलब किसको लेना चाहिए? इन दैट केस NPV B को लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग NPV और इसके बीच में चूज करना है तो NPV बायस्ड है बिगर प्रोजेक्ट के लिए, तो बिगर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था ना कि इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि NPV, ये सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है, circumstances in which the conflict occurs, size disparity, that is project of unequal size, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ अनइक्वल साइज। कभी कभी मैं अपना ही हैंड रिटन क्या पढ़ना चाहता हूँ और क्या पढ़ लेता हूँ। अनइक्वल साइज, आप लोग कैसे मुझे बर्दाश्त कर लेते हो, मैं कभी कभी सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि अगर मतलब IRR से प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोगों को NPV के थ्रू से जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बिगर प्रोजेक्ट है, NPV भी हायर है, इसलिए 136.36 NPV हायर है तो उसी को लेना चाहिए। ये वाला क्लैरिटी आया? तो फिर मैं सिचुएशन 2 बताऊं तो आप लोग को और क्लैरिटी आएगा। ये वाला समझ में आया ना यहाँ तक? हेलो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हुआ पूरा हाँ केस? सर। ओके, शंकर जी, प्रिया, हाँ क्लियर है। क्लियर है ना? ओके ठीक है। रोशनी, बोझा कैसे तो? है दादा। ओके, अब देखो और भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट। एक पॉइंट आते सिचुएशन 2 बोल के लिखो, हेडिंग करो सिचुएशन 2। टाइमिंग डिस्पैरिटी, क्या प्रॉब्लम है? टाइमिंग डिस्पैरिटी का प्रॉब्लम है। वो साइज डिस्पैरिटी था, ये टाइमिंग डिस्पैरिटी है। एग्जाम्पल लिखो फिर बताता हूं। कंसिडर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, मतलब कोई एक चूज कर सकते हो, क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट,
years, project A, project B, रुपीज इन लैक्स. ओके, ये तो आप लोग अभी समझ ही गए हैं कि रुपीज इन लैक्स ही होता है हमारे एग्जाम्पल पे. 0, 1, 2, 3. ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 लाख, इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 लाख. तो साइज का प्रॉब्लम नहीं है, साइज डिस्पैरिटी का इशू नहीं है. इशू है तो फिर दूसरा कुछ. इस पे फर्स्ट ईयर में रिटर्न आ रहा है 100 का, सेकेंड ईयर में आ रहा है 200 का, थर्ड ईयर में आ रहा है 300 का. इस पे फर्स्ट ईयर में आ रहा है 300, सेकेंड ईयर में आ रहा है 200 एंड थर्ड ईयर में आ रहा है 80. ठीक है, ये रिटर्न है. अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टाइमिंग डिस्पैरिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं, इन दोनों को IRR के थ्रू से सॉल्व करते हैं. एक बार IRR के थ्रू से सॉल्व करेंगे और एक बार NPV के थ्रू से सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक बार IRR के थ्रू से सॉल्व करेंगे और एक बार NPV के थ्रू से सॉल्व करेंगे. तो पहले IRR किया जाए, टाइमिंग डिस्पैरिटी का इशू है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा. इसको एक बार IRR के थ्रू से सॉल्व कीजिए और एक बार NPV के थ्रू से सॉल्व कीजिए. ट्राई कीजिए ना, होगा? अभी करना है, होमवर्क नहीं है, अभी करना है. IRR तो हम लोग बहुत किए, चलिए ना करते हैं. कैलकुलेट, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल को ही सॉल्व करना है. कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट. बिकॉज क्यों करना है? बिकॉज इस पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों को सब कुछ दे के रखा था, है ना. मतलब हम लोग इतना देर से जो कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टली सब गिवन था. बट ये अभी जो क्वेश्चन लिए इसमें कुछ भी गिवन नहीं है. सिर्फ इतना पता है कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, 500 लाख इन्वेस्ट कर रहा है. प्रोजेक्ट ए में 100, 200, 300 कर रहे रिटर्न आ रहा है और प्रोजेक्ट बी में 300, 200, 80 करके रिटर्न आ रहा है. ठीक है, तो क्या करें इसको? तो पहले IRR सॉल्व कर लीजिए. होगा रोशनी? ओके करो. प्रीतम बोल, IRR का कैसे तो लास्ट दिन किया था वैसे ही करके दिखा. प्रोजेक्ट ए इक्वल्स टू आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो. ठीक है, अच्छा तो आउटफ्लो कितना है? 500 का है. 100 रिटर्न आएगा फर्स्ट ईयर पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, प्लस 200 आएगा सेकेंड ईयर पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और प्लस 300 आएगा थर्ड ईयर पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल क्यूब. कॉमन कॉन्सेप्ट है, दोनों को मैच कराना है, दोनों को मैच कराना है. तो क्या करें, ट्रायल एंड एरर करेंगे? अच्छा एक्सेस चलिए, ऑफ कैश फ्लो निकाल लेते ना पहले. हाँ हाँ ऑब्वियसली एक्सेस कैश फ्लो तो निकाल लेंगे, एक्सेस कैश फ्लो तो निकाल लेंगे. लेट आर इक्वल्स टू, उस लेट को पकड़ने के लिए तो हम एक्सेस कैश फ्लो तो फाइंड करना ही है. लेट आर इक्वल्स टू के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ये पता नहीं है. तो 300, 200, 500, 100, 600, 600 माइनस 500. क्या करना है एक्सेस कैश फ्लो के लिए? स्टेप 1, पहले एक्सेस कैश फ्लो 100 है ना. 100 को अगर हम लोग 600 माइनस 500 करके आया, 600 माइनस 500. अब ये 100 जो है ये तो पूरा एक्सेस है, इसको अगर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33.333 ऐसा कुछ आएगा ना. 100 माइनस डिवाइडेड बाई 3, हाँ 33.33, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.99. नहीं फिर स्टेप 2 में ये तो एक्सेस कैश फ्लो आया था, फिर स्टेप 2 में अच्छा क्या ये करते हैं? डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सेस कैश फ्लो मतलब 33.33 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय इनिशियल 500 इन्वेस्टमेंट 500 इंटू 100. इनटू 100. स्टेप 2 ये कितना आएगा? 33.33 6.66. 6.666.
6.666 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 6.66 मतलब 6.67 कर सकते हैं। तो ये आया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में ये जो भी अमाउंट आएगा इसको क्या करना है, थंब रूल है, 1.5 के साथ इसको इंटू करना है। 1.5 इंटू 6.67 तो इंटू 1.5 कर दीजिए। तो मेरा तो आ रहा है 9.99 मतलब 10% आ रहा है। 10% आ रहा है मेरा। आप लोगों का कितना आ रहा है? मतलब मेरा तो यही आया आ रहा है 9.99 मतलब 10%। 9.9999 ऐसा आ रहा है अप्रोक्स, तो फिर 10% ही है ना। तो ये 10% आर है क्या? नहीं नहीं, दिस इज नॉट आर। अब ये आर 10% के आसपास में होगा, आर 10% के आसपास में होगा। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सर मेरा तो 10.005 आ रहा है। ठीक है सर, 10% के आसपास आया ना, इट्स ओके। 10.005 मतलब 10% ही है, उसका क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है, वो ठीक ही आया है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा सर? फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये जो कैश फ्लो हुआ है, इज दिस फेवरेबल और अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। पहले कम पैसा आया फिर ज्यादा आया, तो अनफेवरेबल केस में आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन स्टेप 3, लेस देन स्टेप 3, इक्वल्स टू स्टेप 3? लेस देन स्टेप 3। आर लेस देन स्टेप 3, हाँ, आर लेस देन स्टेप 3 होना चाहिए, आर लेस देन, ठीक है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में 10% आया है, आर इक्वल्स टू 8% मान के चले। हाँ, मुझे ऐसे ही समझ में आया तो इसलिए बोल रहा हूँ। 10% करके देखते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। आर लेस देन स्टेप 3 आप 2 बार भी ट्रायल कर सकते हो, 3 बार भी ट्रायल कर सकते हो। अगर आप ट्रायल करके देखना चाहते हो कर सकते हो, आपके ऊपर है, इजीली हो सकता है। ठीक है, तो मैं 8% लिया, अगर कोई 6% 7% लोगे तो करके देख सकते हो। तो आर लेस देन स्टेप 3 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 8% लेट आर इक्वल्स टू 8। अब सिंपल सॉल्व कर दीजिए ना, ये आर के जगह बस 8% पुट करना है। तो आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए एल एच एस के साइड में जो है वो पुट कीजिए। 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8 ना, मतलब 1.8। इतना मेहनत क्यों करेंगे, 1.08, सॉरी 8% है, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1.08 ना, 1.08 होल टू द पावर 1 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1.08 होल टू द पावर 2, 300 डिवाइडेड बाई 1.08 होल टू द पावर 3। ठीक है, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कीजिए, 1.08 होल टू द पावर 1 इंटू 100, 0.08 डिवाइड एक बार इक्वल डालो इंटू कितना करना है, 100 करना है। 92.59 पहला वाला, 92.59। सेकेंड वन सॉल्व करना है, अगेन 1.08 डिवाइड अब 2 बार इक्वल डालना है। 0.857 समथिंग फैक्टर आया, इसको इंटू कर देंगे 200 के साथ। 171.45 171.467 मतलब 47 कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। 171.47 प्लस अगेन यू कैन डू 238.15 1.08 डिवाइड एक बार इक्वल, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार इक्वल का वैल्यू चाहिए। जो आया उसके साथ इंटू करेंगे 300 को, 238.14 है ना, या 15, 238.15, तीनों को प्लस कीजिएगा। सर 497.63 हाँ, कितना, 497, 502.21 502.21, अच्छा
502 आया है। प्रीतम का कितना आया है? 497.63 কত ধরেছিলি রেট? 80 ধরেছি। তো এত ডিফারেন্স তো আসার কথা না, কিছু ভুল করেছিস নাকি? 8% पकड़ के हम लोग तो 8% करके तो 502 आ रहा है, 502 आ रहा है। तो शायद कुछ प्लस माइनस में इधर उधर किया होगा, देख ठीक से। अच्छा ये 502 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 है कि नहीं है? 1% कितना होता है 500 का? 5, तो प्लस माइनस 5 अलाउड है, मतलब उधर 495 और इधर 505, इसके बीच में होने से अलाउड है। तो सही हुआ ना आंसर? हाँ सर, आंसर सही आ गया 8% में। अगर बाई चांस कोई 7 मानता तो उसका वैल्यूएशन और थोड़ा ज़्यादा हो जाता, तो फिर उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, तो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आसपास में घूमने से हो जाता है, आसपास में घूमने से हो जाता है। जितना टफ पहले दिन लगा था उतना टफ नहीं है ना? सबका आया? सबका आ गया ना? IRR इक्वल्स टू 8%। आज और मैं ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता है, इसीलिए IRR का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो, मैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ अभी। तो IRR अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8%। हो गया ना शंकर जी? प्रिया बोलो। हाँ हो गया। ओके, तो ये सही है। 8% का IRR, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रिटर्न 8% का है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोजेक्ट कीजिए ना, प्रोजेक्ट बी। ये तो सिर्फ प्रोजेक्ट ए हुआ। सिमिलर फैशन में प्रोजेक्ट बी होगा। आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। प्रोजेक्ट बी में रिटर्न थोड़ा अलग है ना, प्रोजेक्ट बी का रिटर्न थोड़ा अलग है। 300 280, 300 280 580 है। हाँ एक्स्ट्रा है 580, तो 500 इक्वल्स टू ऐसा होगा 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल क्यूब। ठीक है, 3 साल का प्रोजेक्ट था, तो बस प्रूफ करना है। तो क्या करें, चलिए लेट आर इक्वल्स टू फाइंड करते हैं। एक्सेस कैश फ्लो 580 माइनस 500, 80 है, 80 को डिवाइडेड बाई पर ईयर में कन्वर्ट करना है 3, 80 डिवाइडेड बाई 3 26.67। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में 26.67 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, $5.33 आ रहा है मेरा। स्टेप 3 थंब रूल यूज करना है, 1.5 इंटू 5.33, तो कितना आया मेरा? आ रहा है 7.9999, मतलब 8% आ रहा है मेरा, 8% आ रहा है। आप लोगों का? मैं पूरा 8% आ रहा है। 8% आ रहा है। तो ये तो R नहीं है, ये तो R तक पहुंचने का रास्ता है। तो अभी R के लिए क्या करेंगे स्टेप 4 में? R स्टेप is bigger than step 1.3 3 है। into 5.33 ना? हाँ जी हाँ, हम लोग कैलकुलेटर में जितना था ना उसको पूरा ले लिए, इसीलिए 8% आया। आप भी वही करो ना, कैलकुलेटर में देखो 5.33 करोगे तो थोड़ा चेंजेस दिखेगा। 33 इंटू 1.5 तो उसमें आपका आएगा 7.995, तो 7.995 मतलब 8% ही है रे बाबा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ 7.995 तो 8 नहीं, मैं 1.3 नहीं, 1.3 into 5
0.3 डलेगा। नहीं है 1.5. थंब रूल इज 1.5. थंब रूल इज 1.5. दिस इज थंब रूल. ओके, स्टैंडर्ड रूल फाइनेंस में बना हुआ है सर. तो स्टेप 3 क्या करेंगे शंकर जी, क्या बोल रहे थे? नहीं, फेवरेबल है ना सिचुएशन, तो आर शुड बी ग्रेटर देन स्टेप 3. आर शुड बी ग्रेटर देन. तो स्टेप 3, अच्छा आर ग्रेटर देन होना चाहिए स्टेप 3 से. आर ग्रेटर देन होना फेवरेबल है चाहिए. ना. फेवरेबल है, यस. कंडीशन फेवरेबल है, पहले ज़्यादा अमाउंट आ रहा है. तो हमारा आया 8%. 8% आया, 10% मान के चलते हैं. ठीक है, कोई 9 भी पकड़ सकते हो, मैं तो ऐसे ही 10% बोल दिया. तो लेट आर इक्वल्स टू 10%. लेट आर इक्वल्स टू 10%. 300 divided by 1 plus 0.10 and 1.10. 200 divided by 1.10 whole to the power 2 and 80 divided by 1.10 whole to the power 3. तो सॉल्यूशन हो जाए, कैलकुलेटर में जाएंगे, 1.10 लिखेंगे, 1.1 डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वल इनटू 300, ये आ जाएगा 272.72. 272.72. सेकेंड वाला करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 2 बार करेंगे इनटू कितना है, 200 है, मेरा आ रहा है 165.28. 165.28. और एक तो है, इसको 1.1 डिवाइड 1 2 3 बार करेंगे, जो आया इनटू कर देंगे 80 के साथ. सर 492.81 है. 60.10. हाँ एक सेकेंड रुक, 60.10 देख रहे हैं. तीनों को ऐड करने से 498.10, यही बोला ना? हाँ सर 498 पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 500 हो रहा है ना. 1% प्लस माइनस 500 का 1% प्लस माइनस अलाउड है. तो 498 तो 500 के 1% के आसपास आ रहा है. आई थिंक 11% करने से भी प्रॉपरली आ सकता था. मे बी या तो 10.5 या 10.67 समथिंग लाइक दैट, एकदम 500 के आसपास आएगा. बट दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके. ठीक है, अलाउड है, 1% प्लस माइनस अलाउड है. तो यहाँ पर आर क्या आ गया हम लोग का, फिर आर इक्वल्स टू 10%. ठीक है, आर इक्वल्स टू 10%. तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का IRR फाइंड आउट हो गया. प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का IRR फाइंड आउट हो गया. अब थोड़ा आप लोगों को मेहनत फिर से करना होगा, फिर से कैलकुलेशंस करना है. क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ. सेम क्वेश्चन है बट कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं. कैलकुलेट NPV. कैलकुलेट NPV. ठीक है, ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट ए का भी प्रोजेक्ट बी का भी, बट कुछ इंफॉर्मेशन वहां नहीं था, जैसे कि KC इक्वल्स टू NPV of both the project at KC equals to एक सेकेंड. अच्छा, KC इक्वल्स टू एक बार 4% मानेंगे, हाँ आपको 2 बार करना होगा. एंड KC इक्वल्स टू 14%. जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, एक बार 4% से करना है, एक बार 14% से करना है. थोड़ा मेहनत ज़्यादा है बट रीज़न है, कुछ तो पॉइंट में पहुंचना है, इसीलिए
एनपीवी ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट केसी इक्वल्स टू 4%, केसी इक्वल्स टू 14%। हो जाएगा? प्रोजेक्ट सेम है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? वही वाला, सेम यही प्रोजेक्ट है। 500 का इन्वेस्टमेंट, 100 200 300, 500 का इन्वेस्टमेंट 300 280। प्रोजेक्ट इज सेम बट 2 केसी आ गया, एक बार 4% से निकालिए और एक बार 14% से निकालिए। मैं एक प्रोफॉर्मा बना के दिखाता हूँ सॉल्यूशंस कैसे इजीली हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट ए, पहले ए कीजिए फिर बी कीजिएगा, पहले ए कीजिए फिर बी कीजिएगा। तो कैलकुलेशन करना है ना, ईयर्स कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ, पहले छोटा वाला ले लीजिए, 4% से एक बार डिस्काउंट कीजिए, ठीक है। फिर डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 14% कीजिए, पहले 4% फिर 14%, दोनों का कॉलम बना लीजिए, पुट करके लास्ट में इंटू कर दीजिएगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 4% और एक बार प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 14%, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट ए पूरा बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बी आप लोग खुद से कीजिएगा। 1 2 3। प्रोजेक्ट ए में क्या था? कैश फ्लो था 100 का, 200 का एंड 300 का, और डिस्काउंट फैक्टर जब 4% था उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही 4 डिवाइडेड बाई 100, फिर उस हिसाब से 100 का, 200 का और इसका। तो एक काम करिए, सबसे बेस्ट क्या है ना, फैक्टर को पहले लिख लीजिए, 4 डिवाइडेड बाई 100 कीजिए, बिकॉज 4% का फैक्टर चाहिए हमें। मतलब 1 टका डालने से इफ वी इन्वेस्ट 1 रुपी देन वी विल गेट बैक 1.04। तो दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, इसके साथ हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट। 1 प्लस करना है इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ 1 प्लस करेंगे, प्लस 1 1.04। अब डिवाइड कीजिए, फर्स्ट ईयर का वैल्यूएशन आ गया 0.9615, 0.9615। कुछ मत कीजिएगा, एक काम कर लीजिए, बार बार क्यों फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, लिख लीजिए ना एक बार में। ये फर्स्ट ईयर का था ना, आप पूरा का पूरा लिख लीजिए पहले, 0.9615, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.9245, 0.9245, फिर और एक बार इक्वल दीजिए 0.8889, 0.8889। अब इंटू कीजिएगा इसके साथ, फिर यहाँ पर पुट कीजिएगा, और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 14% को अगर करेंगे, उसको पहले कर लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 14% मतलब 1 टका 14 पैसा प्लस 1, 1 टका 14 पैसा, देखिए 1.14 पैसा, 1.14 डिवाइड इक्वल 0.87719, मतलब 0.8771 या 2 ले लीजिए, 0.8772, 0.8772 सेकेंड, 0.7694, 0.7694, 6749, 6749, 0.6749, ओके। हो गया ना? अब बस क्या करना है, इसके साथ इसको इंटू करना है और यहाँ पर लिखना है, और इसके साथ इसको इंटू करना है, इधर लिखना है। बोलेंगे? रोशनी, प्रियोतमा, प्रिया बोलो। 87. हाँ, 96.15, 96.15, थैंक यू। सेकेंड, 184.92, 184.92, ओके। 266.67, 266.67, थैंक यू। 14% वाला कोई एक जन, कोई ना बोल। 87.72, 87.71, 72, ओके। फिर 153.9, 153.9, ओके। 202.47, 202.47, थैंक यू।
अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन को। इसका भी 500 है, इसका भी सेम ही, प्रोजेक्ट तो सेम ही है, तो 500 को माइनस करना है, -500। दिस इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। माइनस करके बताइए एनपीवी कितना आया। माइनस करके बताइए एनपीवी कितना आया। $47.74। 47.74, ओके। और ये इसको प्लस करके इसको माइनस करना है। ये तो माइनस आता है, माइनस नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में, हाँ -55.92। है 55.91। 55.92, ठीक है, सही है। 923 वो फ्रैक्शन के कारण हो सकता है, किसी का अगर 2-3 घर ज्यादा लिया हुआ है ना, तो उसके कारण ये चेंजेस आ सकता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, माइनर प्रॉब्लम है, इट्स ओके, चलता है, ठीक है। पॉइंट फ्रैक्शंस 1, 2, 3 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये नेगेटिव आया, लेकिन ये पॉजिटिव आया। 14% रेट में लिया तो नेगेटिव आ गया एनपीवी, लेकिन 4% में लिया तो एनपीवी पॉजिटिव आ गया। सिमिलर वे में एक हेल्प कीजिए ना, सिमिलर वे में आप लोग प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट कीजिएगा थोड़ा। सिमिलर वे में प्रोजेक्ट बी कैलकुलेट कीजिएगा, हो जाएगा अभी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 मिनट लगेगा हार्डली। हाँ, एकदम घड़ी देख के 3 मिनट। मेरा पेज ही खत्म हो गया इधर। अच्छा, नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, चलिए लेते हैं। सिमिलर वे में प्रोजेक्ट बी 44.49 44.49 की एटा प्रोजेक्ट ए 4% रेट, बीटा बी है बी एর 4% है ঠিক আছে, और 28.95 नेगेटिव। ठीक আছে, नेगेटिव, ओके, वेरी गुड। मौसमी करके बैठा हुआ है, वेरी गुड मौसमी। चलिए, जो लोग का बाकी है मेरे साथ साथ भी चलिए, अगर आगे है तो आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट बी, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 4%, discount factor at the rate 14%, present value at the rate 4%, and present value at the rate 14%, ओके, ठीक है। अच्छा, ईयर्स ज़्यादा दिन तो नहीं है, 3 साल का बात है। कैश फ्लो 300 पहले आया, फिर 200 आया, फिर 80 आया, कोई बात नहीं। फैक्टर तो पता है ना, सेम पुट कर देंगे, फैक्टर तो हम लोगों को पता है ना, तो पुट करने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाला 0.96159245 सेम टू सेम होगा ना, 0.8889 सेम टू सेम है। कोई मुझे बोल दे, मौसमी थोड़ा हेल्प कर दे। 0.9615 0.9245 है 0.8889, ओके। और 14% का 0.8771, 77 अच्छा ठीक है, नो इशू। 0.7694 95 या 4 5 5, ओके। और 749। 0.6749, बस अभी इंटू करके पुट करना है, इजी हो गया, कुछ काम रहा ही नहीं इस बार। দাদা বলছে অ্যানসারটা কি 44.48 আর ওটা নেগেটিভ 28.95। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে একটু টোটালগুলো বল বাবা। 2 28.45
ओके 184.92, 184.92 71.11, ओके 11 হ্যাঁ এটা বলে দে 263.16, 263.16 153.9, 153.9 ओके 53.99, 53.99 ओके टोटल करो टोटल कीजिएगा फिर यहाँ से लेस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट 500 है सबको पता है माइनस हो जाएगा जो टोटल होगा वहाँ से 500 लेस कीजिए टोटल कितना है बोल টোটালটা করি না একেবারে প্লাস করে লেস করে দিস कुछ 544.48 मोस्ट प्रोबेबली হ্যাঁ और इसका कितना हो जाएगा 470 पॉइंट कितना है मौसमी 87 ওরকম কিছু इसका आ जाएगा 44.4 44.48 लाख और इसका आ जाएगा नेगेटिव 28.95 28.95 28 या 29 470.87 माइनस 500 আমার 29 আসছে यार 28.9 और 29 में ज़्यादा फर्क कहाँ है 0.1 का फर्क है ठीक है 29 लाख नेगेटिव 0.1 का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के साथ तो 29 लाख नेगेटिव ठीक है तो ये नेगेटिव कैश फ्लो दिया ये सॉरी एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी हुआ शंकर जी हो गया आपका हाँ हो गया ओके बाकी सबका हुआ प्रियतमा प्रीतम ऋषभ बोलो आप लोगों का आवाज ही नहीं आ रहा है प्रिया प्रिया हो रहा है प्रिया हाँ सर ओके आया मैं आंसर मैच किया यस सर ओके तो कैलकुलेशंस में तो एज सच कुछ था नहीं ये तो एनपीवी का नॉर्मल कैलकुलेशन था बट अभी खेल क्या है पहले आईआरआर कैलकुलेट किए फिर एनपीवी कैलकुलेट किए अब कंक्लूजन खींचना है अभी कंक्लूजन्स में पहुंचना है चलिए क्वेश्चंस का कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं तो इसके लिए लिखिए summarize and explain the result of question number 1 and question number 2 एक सेकंड थोड़ा सा पानी पीने का टाइम हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली हम लोगों ने एनपीवी सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर सॉरी मैं गलत बोल दिया ना क्वेश्चन 1 में आईआरआर सॉल्व किया था और क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने एनपीवी सॉल्व किया दोनों प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी दोनों साइड में था इसमें भी ए बी और इसमें भी ए एंड बी तो इसका हमें एनालिसिस देना है चलिए सॉल्यूशन ध्यान से थोड़ा सा सुनिए उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा इफ वी look at the cash flow pattern if we look at the cash flows pattern नहीं cash flows of the project दोनों प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज में अगर देखें we find that हम लोगों को क्या दिखता है we find that project A has higher amount
ऑफ कैश फ्लोज। क्या मैं सही बोला? प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो हायर है? कोई मुझे बता सकते हैं? हाँ हायर है। प्रोजेक्ट ए में हम लोगों को 100 500 200 हाँ 600 का कैश फ्लो हुआ है। हाँ और 600 प्रोजेक्ट बी में प्रोजेक्ट बी में 580 का कैश फ्लो हुआ है। तो अगर ऐसे देखे तो प्रोजेक्ट ए हैज हायर अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज। However, project B has better pattern, है ना? Better pattern of cash flow। मतलब पैटर्न के हिसाब से अगर क्यों बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में देखिए ज़्यादा अमाउंट पहले आ गया। कोई भी बिजनेसमैन के लिए सपना होता है कि भाई पहले जल्दी अमाउंट आ जाए फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट ए में अगर आप देखिए पहले कम अमाउंट आया, तो इसका अमाउंट ज़्यादा आया बट पैटर्न अच्छा नहीं है। बट इसका अमाउंट कम आया पर पैटर्न अच्छा है। तो इसीलिए आपके सामने फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। इसका पैटर्न बेहतर, इसका अमाउंट हायर है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना? तो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, पैटर्न और अमाउंट? अमाउंट। विच इज मोर इम्पॉर्टेंट? अब बिजनेसमैन किसको चूज करेगा और क्यों करेगा? अमाउंट और पैटर्न। अगेन सवाल पे सवाल, अमाउंट और पैटर्न। ये ज़्यादा अमाउंट पहले है ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ज़्यादा अच्छा पैटर्न हो, मतलब जल्दी अमाउंट पहले आए, पैटर्न पे भरोसा करता है हमें टोटल में ज़्यादा आ जाए यही काफ़ी है। अब बिजनेस का लाइफ, बिजनेस का साइकिल सब पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू IRR क्या लगता है, IRR किस पे जाना चाहेगा? क्या लगता है IRR किसको सपोर्ट करेगा? फीलिंग क्या आ रहा है, पैटर्न को या अमाउंट को? अमाउंट को। IRR किसको सपोर्ट करेगा? पैटर्न IRR जो पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है इस वजह से आईआरआर ज्यादा है इसके। हाँ, मतलब एक्चुअली वो रिटर्न पहले ज़्यादा दे रहा है। मतलब IRR तो एक्चुअली अमाउंट पे नहीं भरोसा करता है ना, उसका तो परसेंटेज पे करता है। तो अकॉर्डिंग टू IRR उसके हिसाब से पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जल्दी जल्दी ज़्यादा परसेंटेज आ जाए, सिंपल बात है। पैटर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जिसका पैटर्न अच्छा है उसको लेंगे। देयरफॉर IRR B, अब देखिए थोड़ा चेक करके किसका IRR ज़्यादा आया। IRR B ग्रेटर देन IRR A ना? IRR का आंसर चेक कीजिए ना, किसका IRR ज़्यादा है? बी का ही ज्यादा है, बी का B का, 10% हाँ है, ए का 8% है। एग्जैक्टली इसका 10% है, इसका 8% है। तो वो IRR B ज़्यादा है तो फिर वो B को चूज करेगा। ठीक है, वो पैटर्न पे जाएगा IRR। लेकिन एट लो लेवल्स ऑफ KC, एट लो लेवल्स ऑफ KC जब बिजनेस का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एट लो लेवल्स ऑफ KC NPV gives more importance amount, to amount rather than pattern। जब KC 4% है, एट KC जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिजनेस का सस्ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, बिजनेस का मार्केट से पैसा उठाने का खर्चा, जिस अमाउंट से वो मार्केट से कैपिटल जुगाड़ किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जुगाड़ करने का खर्चा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KC इक्वल्स टू 4%, तब NPV किसका ज्यादा है, A का?
A. NPV A greater than NPV B, huh? Okay. Next, at higher level of KC, जब KC का अमाउंट हायर है, at हाई लेवल KC मतलब कैपिटल उठाने का खर्चा ज्यादा है, NPV NPV B greater than 1. A. gives more importance, किसको देगा, क्या लग रहा है? हायर लेवल ऑफ केसी में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा लग रहा है? टू पैटर्न। देयरफॉर क्यों बोले तो एट केसी इक्वल्स टू 14% एनपीवी बी ग्रेटर देन एनपीवी ए, एनपीवी बी ग्रेटर देन एनपीवी ए। एनपीवी बी कितना आया था? एनपीवी बी कितना आया था 14% रेट में? Negative 28.95. 14%, नेगेटिव 29 लाख। और प्रोजेक्ट ए का 55 लाख। Negative तो 55.9. एनपीवी मैं गलत बोल दिया क्या? एनपीवी ए, हाँ सही बोला। नहीं सही बोल रहे, नेगेटिव है ना 58. ये। हाँ हाँ 55 नेगेटिव है, सॉरी 55 लाख नेगेटिव है और वो 29 लाख नेगेटिव है। तो बी अच्छा है, बी अच्छा है, तो बी में पैटर्न अच्छा है ना? बी में पैटर्न अच्छा है, लेकिन ए का पैटर्न अच्छा नहीं है। तो इसके केस में क्या हुआ, वो पैटर्न को इंपॉर्टेंस दे दिया बिकॉज उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट हायर है। तो जो एनपीवी के केस में दो कॉन्सेप्ट आ गया, एनपीवी के केस में आपके पास दो कॉन्सेप्ट आ गया। अगर एनपीवी का रेट लो है तो वो उस प्रोजेक्ट को लेगा जिसका अमाउंट हायर आएगा, मतलब जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू हायर आएगा। जैसे अगर आप ये देखो, ये एनपीवी ए का 47.74 आया था, बट इसका कितना आ गया था? 44 आ गया था। उसमें वो एनपीवी ए को लिया था, एनपीवी बी को नहीं, बिकॉज उसका एनपीवी हायर है। तो उस केस में वो पैटर्न को नहीं अमाउंट को देखा। बट जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर माना, मतलब 14% रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, तो उस केस में वो पैटर्न के साथ चला गया बिकॉज उसका कैपिटल वापस नहीं आ रहा है। तो ये देखा गया है, ये देखा गया है मार्केट में एनालाइज करते वक्त कि जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर अमाउंट में चले जाते हैं तब वो वाला प्रोजेक्ट चला जाता है जिसका पैटर्न सही हो, जिसका पैटर्न सही हो। बट जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर होता है, प्रोजेक्ट बायस टू अमाउंट। बात समझ में आ रहा है या फिर से बोलूं? बात समझ में आया कि फिर से बताना पड़ेगा? बोलिए। आ गया समझ। ओके, सबको? शंकर जी तो हाँ बोल दिया। है ना? ओके ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आई थिंक क्लैरिटी और थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा ड्रॉबैक था, लिख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, तो फिर ये आईआरआर और एनपीवी का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही होगा। मेन कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है, कॉन्सेप्ट पूरा बिल्डअप हो गया है जो ज़रूरी था। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अंतिम बात है। वी ऑलवेज प्रेफर, शंकर जी ये तो सबको मानना पड़ेगा, यू ऑलवेज प्रेफर द प्रोजेक्ट विथ हायर अमाउंट ना, मतलब हायर एनपीवी। वी ऑलवेज प्रेफर द प्रोजेक्ट विथ हायर एनपीवी। ये एक प्रैक्टिस है कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट दिखता है हम लोग उसी पे ज़्यादा दौड़ भाग लगाते हैं। जिसका एनपीवी हायर है वो प्रोजेक्ट को लेने के लिए बिजनेसमैन हमेशा एक मतलब चिंता करता है। नोट लिखिए, दिस इज वन मोर ड्रॉबैक
ऑफ IRR दैट IRR का एक ड्रॉबैक है that is there may be multiple IRR. There may be multiple IRR for the same project. मैं बताता हूं कैसे. For the same project. एक ही प्रोजेक्ट का मल्टीपल IRR हो सकता है. ठीक है, ये एक IRR का प्रॉब्लम है. कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही प्रोजेक्ट का मल्टीपल IRR कैसे हो सकता है? IRR तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना जी, एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ढूंढ तो रहे ना. एज्यूम तो जो है वो तो प्रोजेक्ट रिटर्न के हिसाब से ही ढूंढ रहे हैं हम लोग. ठीक है, लेकिन ये क्या होता है ना, अलग अलग टाइम पे अराइज करते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एजम्पशंस एकदम गलत नहीं है, वो तो पैटर्न के हिसाब से ही जा रहे हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं, वो 500 लाख डाल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से जो एजम्पशंस जिस तरह से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो एजम्पशंस पे गलत नहीं है कुछ भी. वो ट्रायल एंड एरर यूज जरूर कर रहे हैं, बट वो बहुत गलत कुछ नहीं दिखाता. बट इसका प्रॉब्लम अलग है. अब एक बार इसको सुनिए, फिर देखिए आपको थोड़ा ठीक लगेगा, मुझे लगता है. किसी भी बिजनेस का, अच्छा ये तो जानते हैं आप लोग कि ये ग्राफ पेपर जो होता है ना, ये साइड माइनस होता है ना. दिस इज प्लस साइड, दिस इज प्लस साइड, ये दोनों माइनस साइड होता है ना. तो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को. इसमें यहाँ पर एक पॉइंट कीजिएगा, यहाँ एक पॉइंट कीजिएगा. ये पॉइंट बिजनेस का स्टार्टिंग एरिया है. जब बिजनेस को ना रिटर्न नहीं मिलता, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है बट मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है. जैसे जियो का सोचिए, जियो जब मार्केट में आया था सबको डिस्काउंट में बांट रहा था. अब जियो का प्रॉफिट आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे. 4 साल 3 साल 4 साल हुआ है, क्या भयंकर प्रॉफिट कर रहा है जियो. अभी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर और इंडिया का लार्जेस्ट हो गया. तो स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली जियो, देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे उसको यूज किया कि स्टार्टिंग में बिजनेस नेगेटिव में रहेगा, फिर वो धीरे धीरे अपना फ्लो बनाएगा, फिर वो अप होगा, फिर वो समय के साथ साथ डाउन भी हो सकता है, फिर वो अपना फिर से उठ सकता है, फिर अपना एरिया बना सकते हैं. तो ये देखा गया है कि बिजनेस का जो लाइफ साइकिल होता है, उसमें प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल में वो अपने ड्यूरेशंस पे कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है. कभी हायर रिटर्न, कभी लोअर रिटर्न, कभी हायर रिटर्न, कभी लोअर रिटर्न. ये स्टॉक मार्केट में भी हम लोग देख सकते हैं, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है. बट ये चीज़ सीरियसली होता है कि कोई प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में तो नेगेटिव रिटर्न रहता है, फिर धीरे धीरे देखेंगे तो फिर इस स्टेज में आके रिटर्न थोड़ा चेंज हो गया. दिस इज IRR 1, ये IRR 2, फिर यहाँ पर जाके IRR 3, फिर यहाँ पर जाके IRR 4. मतलब बिजनेस के प्रोजेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग बिजनेस का डिफरेंट रिटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं. होता है कि नहीं होता? हर एक बिजनेस डिफरेंट स्टेज में. जैसे एक सिंपल आईचार मोटर देख ले. आईचार मोटर अपना बिजनेस में अगर हम लोग लास्ट आज बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट, आज जैसे मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ऐसा लगा कि जैसे कुछ धूम मच गया हो, है ना. खबर है आप लोगों के पास? आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स तो मतलब धूम मचा दिया. मतलब टाटा मोटर्स, आईचार मोटर्स, हीरो मोटर्स, क्या कौन सा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने आज धूम नहीं मचाया? सारा का सारा. और आज तो सेंसेक्स निफ्टी एकदम ताबड़तोड़ दिखा दिया. चलो भाई, हम खत्म नहीं हुए, हम आ रहे हैं, फिर से 50,000 के आसपास चला गया. ठीक है, वो उसमें बात बाद में करते हैं. ठीक है, मैं पहले शेयर मार्केट का बात आता है ना, खो जाते हैं हम लोग. ठीक है, आईचार मोटर पे बात करते हैं. आईचार मोटर को अगर देखें हम लोग, ये 2000 लास्ट मैक्सिमम देखते हैं. 2001-2 के आसपास के टाइम पे देखिए इसको, कभी 20 रुपया, कभी 4 टका भी हुआ करता था. उसके बाद 2010 के आसपास धीरे धीरे 11, 12, 13, 14 में जाके 300, 350 के आसपास. फिर धीरे धीरे ये स्टॉक में
2017-18 में ये इसके अंदर क्या आ गया और रिटर्न कमाना चालू किया, मतलब बिजनेस बढ़ा, रिटर्न हुआ। तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट में क्या रिटर्न छुपा हुआ है ये मार्केट के टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग एक बिजनेस या प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं कि मल्टीपल्स IRR हो सकता है, बट प्रोजेक्ट का NPV मल्टीपल होने का चांसेस कम होता है, वो नहीं होगा, बिकॉज वो तो अपना NPV के बेसिस में, KC के बेसिस में अपने आप को हिसाब लगाता है। तो इसलिए देखा गया है कि IRR डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज रिटर्न का बात है, कब क्या रिटर्न देगा बिजनेस पता करना मुश्किल है। लेकिन NPV तो अपना हिसाब से, इधर NPV को डिनोट किया है, ये NPV अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट देखा गया है, आप कभी शांत दिमाग से सोचिएगा। हैंस द ड्रॉबैक ऑफ IRR are first difficult to compute, very difficult to compute obviously, ये एक प्रॉब्लम है, वो मेथड जो है। सेकंड, री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन जो है वो खुद ही है, अलग से री इन्वेस्टमेंट देगा तो मानेगा नहीं, वो अपना ही एजम्पशंस लेके चलता है। री इन्वेस्टमेंट एजम्पशंस वो एक कॉन्सेप्ट है। तीसरा, मल्टीपल IRR हो सकता है। मल्टीपल IRR मतलब बिजनेस में, प्रोजेक्ट में रिटर्न अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट डिमांड, सप्लाई, मार्केट ट्रेंड, एवरीथिंग डिपेंड करता है। इट मिक्सेस रिटर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इट मिक्सेस रिटर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि IRR विलेन है, बट विलेन नहीं है। IRR का यूज बहुत होता है कि मार्केट में कितना रिटर्न है बोल के हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं, बट फिर भी NPV बड़ा सीधा सीधा बात करता है, बट दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बट फिर भी कुछ ड्रॉबैक था IRR का, मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। NPV का प्रॉब्लम यही है कि वो अमाउंट देख के कभी कभी पता करना मुश्किल होता है, बट फिर भी ठीक है, NPV को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है प्रोजेक्ट चूज करने के टाइम पे, बट IRR इज ऑल्सो नॉट बैड। तो ये दोनों टेक्निक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेबैक पीरियड एंड और भी 3 तरीका है, ठीक है, उसका भी अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना कैरेक्टर है, बट दे आर ऑल्सो गुड। तो बेसिकली यही था। क्लियर हुआ सबको? शंकर जी समझ में आया ना IRR का, ये मल्टीपल IRR का कॉन्सेप्ट? हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक एरिया था, तो आई थिंक सबको समझ में आया। प्रिया, मौसमी, प्रियतमा बोलो, क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो फिर आज इतना ही। टाटा, गुड नाइट सबको। ओके, गुड नाइट। রাখছি দাদা। ओके, टाटा, गुड नाइट। बाय सर। রাখছি দাদা। बाय 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 सर। बाय।